नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगी और आपको जीवन में एक नई दिशा दिखाएंगी। बुक ट्रम्प, द आर्ट ऑफ द डील, एक ऐसी किताब जिसने बिजनेस और नेगोशिएशन की दुनिया को हिला दिया। ये किताब सिर्फ डील्स के बारे में नहीं है, बल्कि रिस्क, विजन और सही मौके को पकड़ने की कला के बारे में है। इस किताब को लिखा है डोनाल्ड जे ट्रंप ने, जो दुनिया के जाने माने रियल एस्टेट टाइकून, बिजनेसमैन और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे। उनकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर है, कभी ऊंचाई पर तो कभी गिरावट पर, लेकिन उन्होंने हमेशा कमबैक किया। उनकी सोच से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चैप्टर 1, डीलिंग, अ वीक इन द लाइफ। सोचिए, सुबह के 6 बजे हैं। न्यूयॉर्क की ठंडी हवाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप अपनी कॉफी के साथ अखबार पढ़ रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ सुबह की आदत नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी का पहला कदम है। उनका हर दिन, हर हफ्ता एक बैटलफील्ड की तरह होता है, जहां डील्स ही उनके हथियार है और इमेजिनेशन उनकी ताकत। ट्रंप कहते हैं, आई डोंट डू इट फॉर मनी, आई डू इट बिकॉज डील्स आर माई आर्ट फॉर्म। यानी पैसों के लिए नहीं, बल्कि खुद की कला और जुनून के लिए। यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। उनके एक हफ्ते की झलक देखिए। सुबह 9 बजे वो स्टॉक मार्केट में हॉलिडे इन के शेयर्स खरीदने का बड़ा गेम खेलते हैं। वो या तो पूरी कंपनी टेक ओवर कर सकते हैं या शेयर्स बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। 10 बजे वो एनाबेल हिल नाम की एक महिला की मदद करते हैं, जिसका घर बैंक छीनने वाली थी। ट्रंप ने बैंक को धमकाया, अगर आपने फोरक्लोजर किया तो मैं मर्डर केस कर दूंगा। नतीजा, बैंक झुक गया और मीडिया में वो हीरो बन गए। दोपहर में वो लॉसूट्स फाइट करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं और शाम तक नए डील्स एक्सप्लोर करते रहते हैं। उनका हर फैसला रिस्क से भरा होता है, कभी जीत, कभी हार, बट हमेशा नेक्स्ट मूव के लिए तैयार। ट्रंप की जिंदगी में स्ट्रक्चर कम, इमेजिनेशन ज्यादा है। वो कहते हैं, अगर फन नहीं है तो पॉन्टी क्या है। उनका हफ्ता हमें यह सिखाता है कि लाइफ को रिजिड शेड्यूल में नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी के साथ जीना चाहिए। अध्याय का सार, सफलता सिर्फ पैसों के लिए काम करने से नहीं, बल्कि जुनून और इमेजिनेशन से आती है। हर डील एक खेल है और हर खेल रिस्क से भरा है। बड़ा बनने के लिए आपको बोल्ड डिसीजंस और अनकन्वेंशनल स्टेप्स लेने होंगे। चैप्टर 2, ट्रम्प कार्ड्स, द एलिमेंट्स ऑफ द डील। जरा सोचिए, आप एक शतरंज की बिसात के सामने बैठे हैं। सामने राजा, रानी और प्यादे हैं और हर मूव सोच समझकर करनी होगी। ट्रंप के लिए बिजनेस भी ठीक वैसा ही है, लेकिन यहां वो कहते हैं, मैं शतरंज नहीं, मोनोपोली खेलता हूं और उसमें हमेशा जीतना चाहता हूं। इस अध्याय में ट्रंप बताते हैं कि डील मेकिंग कोई जादू नहीं, बल्कि कुछ साफ और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं। यही प्रिंसिपल्स उनके ट्रंप कार्ड्स हैं, जिनसे वो खेल को पलट देते हैं। तो उनके ट्रंप कार्ड्स क्या है? 1, थिंक बिग। ट्रंप कहते हैं, अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचो। स्मॉल डील्स उतना ही एनर्जी लेते हैं जितना बड़े डील्स, तो क्यों ना टारगेट ही $1 बिलियन प्रोजेक्ट हो। 2, प्रोटेक्ट द डाउनसाइड एंड द अपसाइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। हर डील में रिस्क होता है, लेकिन ट्रंप की स्ट्रैटेजी है, पहले वर्स्ट के सिनारियो सोचो और उसको कंट्रोल करो। अगर घाटा भी होगा तो मैनेजेबल हो। 3, मैक्सिमाइज योर ऑप्शंस। वो कभी खुद को सिर्फ एक रास्ते तक सीमित नहीं रखते, हमेशा बैकअप प्लान्स रेडी रहते हैं। जैसे हॉलिडे इनके शेयर्स में या तो टेक ओवर या प्रॉफिट में बेच देना या कंपनी को अपने शेयर्स बायबैक करने देना। 4, नो योर मार्केट। ट्रंप कहते हैं, अगर आप मार्केट को नहीं समझते तो आप अंधे हैं। रिसर्च, लोगों की साइकोलॉजी और टाइमिंग सब कुछ मायने रखता है। 5, यूज योर लेवरेज। लेवरेज ही असली ताकत है। चाहे पैसे का लेवरेज हो, मीडिया का हो या पब्लिक ओपिनियन का, ट्रंप हर टूल को इस्तेमाल करना जानते हैं। 6, हैव फन।
डील मेकिंग सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, उनके लिए ये खेल और जुनून है। वो कहते हैं, अगर मजा नहीं आ रहा तो करने का मतलब ही नहीं। इमेजिन कीजिए, ट्रंप एक डील टेबल पर बैठे हैं। सामने लॉयर, बैंकर और पॉलिटिशियंस हैं। सब कैलकुलेशन में उलझे हैं, लेकिन ट्रंप के चेहरे पर मुस्कान है। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रंप कार्ड्स हैं। वो जानते हैं, गेम चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उनकी चाल सिंपल लेकिन इफेक्टिव होगी। अध्याय का सार। बड़ा सोचो, क्योंकि छोटा और बड़ा टारगेट दोनों में मेहनत बराबर लगती है। रिस्क को मैनेज करो, तभी ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। ऑप्शंस ओपन रखो, फ्लेक्सिबिलिटी ही सर्वाइवल की कुंजी है। लेवरेज हमेशा खोजो, क्योंकि नेगोशिएशन में ताकत वही रखता है जिसके पास लेवरेज हो। और सबसे जरूरी, एंजॉय द प्रोसेस। चैप्टर 3, ग्रोइंग अप। कल्पना कीजिए, न्यूयॉर्क का एक छोटा बच्चा ब्रुकलिन की गलियों में दौड़ता भागता, लेकिन उसकी नजर हमेशा उन ऊंची ऊंची इमारतों पर टिकी रहती है। यही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे चर्चित रियल एस्टेट टाइकून बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का बचपन सिंपल नहीं था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप पहले से ही एक सफल बिल्डर थे। उन्होंने ब्रुकलिन और क्वींस में हजारों मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स बनाए। यही एनवायरनमेंट डोनाल्ड के लिए बिजनेस की पहली क्लासरूम थी। फ्रेड ट्रंप बहुत डिसिप्लिन वाले इंसान थे। उनका फोकस था हार्ड वर्क, प्रैक्टिकल सोच और एफिशिएंसी। डोनाल्ड ने ये क्वालिटीज बचपन से ही एब्जॉर्ब कर ली। लेकिन डोनाल्ड सिर्फ अनुशासित नहीं थे, वो हमेशा डिफरेंट और बिग सोचते थे। इमेजिन कीजिए, स्कूल में बाकी बच्चे सिंपल गेम्स खेल रहे थे, लेकिन डोनाल्ड को हमेशा कंपटीशन और विनिंग में मजा आता था। चाहे बेसबॉल हो या कोई प्रोजेक्ट, वो हमेशा आगे निकलना चाहते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब डोनाल्ड के बिहेवियर को संभालना मुश्किल हो गया। वो बहुत एग्रेसिव और बोल्ड हो गए। तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक मिलिट्री स्कूल भेजा, न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी। वहां स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और हायरार्की थी, पर इसने डोनाल्ड को और मजबूत बनाया। वहां उन्होंने सीखा लीडरशिप, डिसिप्लिन और टफनेस। मिलिट्री स्कूल में रहते हुए उन्होंने खुद को प्रूव करना सीखा। हर छोटी बड़ी जीत ने उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। वो कहते हैं, अगर मैं मिलिट्री स्कूल नहीं गया होता तो शायद मैं आज इतना कम्पिटिटिव और टफ माइंडेड नहीं बनता। बचपन से ही उन्हें अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाना पसंद था। वहां उन्होंने देखा कैसे डील्स होती है, कैसे वर्कर्स काम करते हैं और कैसे एक प्रोजेक्ट खड़ा होता है। यही से उन्होंने सीखा कि डिटेल पर ध्यान देना और नंबर समझना कितना जरूरी है। अध्याय का सार। चाइल्डहुड एनवायरनमेंट हमारी सोच और एम्बिशन को शेप करता है। डिसिप्लिन और टफनेस बिना बड़े अचीवमेंट्स पॉसिबल नहीं। अर्ली एक्सपोजर और ऑब्जर्वेशन हमें प्रैक्टिकल सीख देते हैं। एग्रेशन और कंपेटिटिवनेस अगर सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो तो वो सफलता की ताकत बन सकते हैं। चैप्टर 4, द सिंसिनेटी किड, प्रूडेंस स्पेस। सोचिए, एक युवा बिजनेसमैन जो मैनहट्टन की चकाचौंध को जीतने का सपना देखता है, लेकिन उसकी पहली रील प्लेग्राउंड बनती है सिंसिनेटी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का पहला बड़ा रियल एस्टेट वेंचर न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि सिंसिनेटी में हुआ। उन दिनों सिंसिनेटी में कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस फाइनेंशियल ट्रबल में थे। बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी थी और ओनर्स के पास रेनोवेशन के पैसे नहीं थे। यही मौका था एक एम्बिशियस इन्वेस्टर के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इन अपार्टमेंट्स पर नजर डाली। पिक्चर दिस, एक रन डाउन अपार्टमेंट बिल्डिंग, दीवारों से पेंट झड़ रहा है, टेनेंट्स परेशान हैं, पर डोनाल्ड को उसमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी दिखती है। उन्होंने बहुत सावधानी से कैलकुलेशन किया। उनका फादर हमेशा कहते थे, डोंट फाइट फॉर ग्लोरी, फाइट फॉर प्रॉफिट। यानी शो ऑफ मत करो, बल्कि ऐसे डील्स करो जिसमें डाउनसाइड लिमिटेड हो और अपसाइड बहुत बड़ा। डोनाल्ड ने डील स्ट्रक्चर ऐसे की कि उनका रिस्क बहुत कम रहे। उन्होंने लो प्राइस पर प्रॉपर्टी ली, रेनोवेशन कराया और मैनेजमेंट में सुधार किया। धीरे धीरे रेंट्स बढ़े, टेनेंट्स खुश हुए
और प्रॉपर्टी का वैल्यू स्काईरॉकेट कर गया। यहां ट्रंप ने पहली बार समझा, रियल एस्टेट में सिर्फ ग्लैमर नहीं होता, असली ताकत होती है नंबर्स, टाइमिंग और पेशेंस में। सिंसिनेटी के इस डील ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि वो बिगर प्लेग्राउंड्स में भी उतर सकते हैं। उन्होंने सीखा, हर अपॉर्चुनिटी पर कूदना जरूरी नहीं, बल्कि सही डील का इंतजार करना और फिर सही समय पर स्ट्राइक करना ही असली स्ट्रैटेजी है। अध्याय का सार, हर प्रॉब्लम में एक हिडन अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। प्रूडेंस, सावधानी और पेशेंस से लिए गए फैसले ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ग्लैमर से बड़ी होती है। सही डील का इंतजार करना और उसे एक्सिक्यूट करना ही असली बिजनेस आर्ट है। चैप्टर 5, द मूव टू मैनहट्टन। कल्पना कीजिए, 1970 का न्यूयॉर्क, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। मैनहट्टन, जहां हर इमारत, हर सड़क, हर डील एक अलग कहानी कहती है। यही वो जगह है जहां बिग प्लेयर्स खेलते हैं। और अब एक एम्बिशियस युवा डोनाल्ड ट्रंप भी यहां अपनी जगह बनाने आ रहा है। डोनाल्ड के लिए मैनहट्टन सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उनका सपना था। वो कहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में सबसे बड़े बनना चाहते हैं तो मैनहट्टन ही अल्टीमेट प्लेग्राउंड है। ब्रुकलिन और क्वींस में जहां उनके फादर का बिजनेस सिक्योर और स्टेबल था, वही डोनाल्ड ने सोचा, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। वो जानते थे कि मैनहट्टन में कंपटीशन ब्रूटल है, लेकिन वहां ग्लैमर और रिकॉग्निशन भी उतना ही बड़ा है। इमेजिन कीजिए, एक 20 साल का यंग गाय सिंपल सूट में मैनहट्टन की टॉल स्काईस्क्रेपर्स को निहारते हुए सोच रहा है, एक दिन मेरा नाम भी इन इमारतों में लिखा होगा। शुरुआत आसान नहीं थी। मैनहट्टन में लोग आउटसाइडर्स को सीरियसली नहीं लेते थे। यहां पैसे से ज्यादा वैल्यू रखती थी कनेक्शंस और रेप्यूटेशन। डोनाल्ड ने नेटवर्क बनाना शुरू किया। पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, लॉयर्स, किसी से भी मिलने का मौका नहीं छोड़ा। उनका पहला बड़ा मैनहट्टन प्रोजेक्ट था कॉमडोर होटल का रेनोवेशन। यह होटल बैंकरप्ट हो चुका था और कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन ट्रंप ने विजन देखा, इसे एक लक्जरी होटल बनाया जा सकता है। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी ऑफिशियल से टैक्स अबेटमेंट डील की और हायट ग्रुप से पार्टनरशिप। रिजल्ट, कॉमडोर होटल को बदलकर ग्रैंड हायट बना दिया गया। यह डील प्रूफ थी कि डोनाल्ड सिर्फ सपना देखने वाले नहीं, बल्कि उसे एक्सिक्यूट करने वाले इंसान भी है। अध्याय का सार, कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना बड़े सपने पूरे नहीं होते। नेटवर्किंग और सही कनेक्शंस किसी भी डील की बैकबोन होते हैं। विजनरी बनना मतलब वही देखना जो बाकी नहीं देख पाते। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उसे एक्सिक्यूट करने के लिए प्लानिंग और पार्टनरशिप्स भी उतनी ही जरूरी है। चैप्टर 6, ग्रैंड होटल, रिवाइविंग 42nd स्ट्रीट। सोचिए, आप मैनहट्टन की 42nd स्ट्रीट पर खड़े हैं। आज यहां चमक दमक है, ब्रॉडवे थिएटर्स है, टाइम्स स्क्वायर की रोशनी है। लेकिन 1970 और 1980 में ये जगह अंधेरी, गंदी और डरावनी मानी जाती थी। क्राइम, ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन ने इसे बदनाम कर दिया था। अब पिक्चर कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप इस जगह को देख रहे हैं। बाकी लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, ये जगह कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन डोनाल्ड की नजर वहां प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी पर थी। उन्होंने सोचा, अगर इस जगह पर एक ग्रैंड होटल बन जाए तो यह पूरा इलाका बदल सकता है। और यहीं से शुरू हुई 42nd स्ट्रीट रिवाइवल स्टोरी। डोनाल्ड ने फैसला किया कि वो कॉमडोर होटल, जो यहां डीके हो चुका था, को ट्रांसफॉर्म करेंगे। उनका विजन था इसे मॉडर्न, लक्सुरियस और आकर्षक बनाना। उन्होंने हायट ग्रुप से पार्टनरशिप की और गवर्नमेंट से टैक्स अबेटमेंट की बड़ी डील निकाली। इमेजिन कीजिए, एक यंग बिजनेसमैन सिटी हॉल में बैठा है और सीजन पॉलिटिशियंस को कन्विंस कर रहा है कि यह प्रोजेक्ट पूरे न्यूयॉर्क की इकोनॉमी को बूस्ट देगा। यह कोई आसान काम नहीं था। प्रेस और लोकल कम्युनिटी डाउटफुल थी, बैंक लोन्स मुश्किल से मिले। लेकिन डोनाल्ड ने हार नहीं मानी। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, विजन प्लस नेगोशिएशन प्लस परसिस्टेंट सक्सेस। ग्रैंड हायट होटल के खुलने के बाद
42nd स्ट्रीट की इमेज बदलने लगी। बिजनेस वापस आया, टूरिस्ट्स लौटे और धीरे धीरे ये जगह न्यूयॉर्क की हार्ट बीट बन गई। ट्रंप ने साबित कर दिया कि एक जगह को बदलना पॉसिबल है, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो और सही पार्टनर्स ढूंढ लें। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको भी लग रही है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट ही हमें ऐसी पावरफुल कहानियां आपके तक पहुंचाने की एनर्जी देती है। अध्याय का सार। जहां सब लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां अगर आप पॉसिबिलिटी देखें तो आप लीडर बन जाते हैं। पार्टनरशिप्स और गवर्नमेंट सपोर्ट बड़े प्रोजेक्ट्स में गेम चेंजर साबित होते हैं। पब्लिक परसेप्शन बदलना मुश्किल है, लेकिन एक बोल्ड मूव पूरी इमेज शिफ्ट कर सकता है। सबसे जरूरी, परसिस्टेंस। बार बार नो सुनकर भी हार न मानना ही जीत दिलाता है। चैप्टर 7, ट्रंप टावर, द टिफनी लोकेशन। कल्पना कीजिए, मैनहट्टन के 5th एवेन्यू पर खड़े हैं। चारों तरफ लक्जरी स्टोर्स, गक्सी, कार्टियर, लुइस व्यूइटन और ठीक बगल में है टिफनी को की वर्ल्ड फेमस ज्वेलरी स्टोर। यही लोकेशन किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर का सपना होती। और अब सोचिए, एक यंग डोनाल्ड ट्रंप अपने सपने और हिम्मत के साथ खड़े हैं और कहते हैं, यहीं पर मैं एक ऐसी इमारत बनाऊंगा जो न्यूयॉर्क की सिंबल ऑफ पावर एंड सक्सेस बनेगी। यही सपना था ट्रंप टावर का। ट्रंप ने 5th एवेन्यू पर एक प्राइम प्लॉट देखा, जहां पहले बॉनविट टेलर नाम का डिपार्टमेंट स्टोर था। बाकी लोग कहते, ये इम्पॉसिबल डील है, यहां कंस्ट्रक्शन, अप्रूवल, डिजाइन सब बहुत मुश्किल होगा। लेकिन डोनाल्ड ने इस चैलेंज को वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। इमेजिन कीजिए, एक एम्बिशियस बिजनेसमैन सिटी हॉल में पॉलिटिशियंस और जोनिंग अथॉरिटी से लड़ रहा है अप्रूवल्स के लिए। दूसरे दिन वो आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के साथ बैठकर ग्लास वॉल्ड स्काईस्क्रेपर का स्केच बनवा रहे हैं। ट्रंप टावर का डिजाइन रेवोल्यूशनरी था। पूरी बिल्डिंग शाइनी ब्रॉन्ज ग्लास में ढकी हुई और अंदर 6 स्टोरी एट्रियम, जिसमें दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव शॉप्स। ट्रंप कहते हैं, लक्जरी इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग मनी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस। लेकिन चैलेंजेस कम नहीं थे। फाइनेंसिंग जुटाना, कंस्ट्रक्शन डिलेज और प्रेस की लगातार क्रिटिसिज्म। फिर भी डोनाल्ड ने हर ऑब्स्टिकल को लेवरेज में बदला। उन्होंने जापानीज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, लक्जरी ब्रड को टेनेंट्स बनाया और ट्रंप टावर को ड्रीम एड्रेस बना दिया। ओपनिंग के बाद ट्रंप टावर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रही, ये टूरिस्ट्स की डेस्टिनेशन बन गई, एक ग्लोबल ब्रांड बन गई और डोनाल्ड ट्रंप का सिंबल भी। वो कहते हैं, ट्रंप टावर प्रूव्ड दैट इफ यू थिंक बिग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अध्याय का सार। लोकेशन इज एवरीथिंग। सही जगह ही डील को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। लक्जरी का मतलब सिर्फ खर्चा नहीं, बल्कि यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। हर चैलेंज को लेवरेज में बदला जा सकता है। अगर विजन बड़ा हो तो दुनिया खुद उसे आइकॉनिक बना देती है। चैप्टर 8, गेमिंग, द बिल्डिंग ऑन द बोर्डवॉक। पिक्चर दिस, अटलांटिक सिटी का बोर्डवॉक। चमचमाती रोशनी, हर तरफ कैसीनो होटल्स और लोगों की भीड़। यहां हर रात फॉर्चून्स बनते और बिगड़ते हैं। यही जगह डोनाल्ड ट्रंप के अगले बड़े सपने का डेस्टिनेशन बनी। ट्रंप हमेशा कहते थे, रियल एस्टेट इज माई फर्स्ट लव, लेकिन कैसीनोज आर अ नेचुरल एक्सटेंशन। क्योंकि कैसीनो बिजनेस में 2 चीजें होती हैं, एंटरटेनमेंट और मनी, और दोनों का स्केल बहुत बड़ा होता है। उन्होंने बोर्डवॉक पर नजर डाली और फैसला किया कि वह यहां सबसे ग्रैंड कैसीनो बनाएंगे। नाम रखा गया ट्रंप प्लाजा। इमेजिन कीजिए, एक यंग ट्रंप कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े हैं, बुलडोजर्स चल रहे हैं, वर्कर्स काम में लगे हैं और सामने अटलांटिक ओशन की वेव्स गूंज रही है। ट्रंप कहते हैं, दिस विल बी द बिगेस्ट एंड द बेस्ट कैसीनो इन अटलांटिक सिटी। ट्रंप प्लाजा सिर्फ साइज में ही नहीं, लक्जरी और डिजाइन में भी अनमैच था। लाविश शैंडलियर्स, मार्बल फ्लोर्स और हर कॉर्नर पर लक्जरी का एहसास। ट्रंप का विजन था अटलांटिक सिटी को लास वेगास जैसी ग्लोबल रेपुटेशन देना। लेकिन इस जर्नी में चैलेंजेस भी कम नहीं थे।
फाइनेंसिंग जुटाना कठिन था, कैसीनो लाइसेंसिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट था और कॉम्पिटिटर्स पहले से एंट्रेंच थे। ट्रंप ने इन हर्डल्स को नेगोशिएशन और परसिस्टेंस से पार किया। उन्होंने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, सिटी ऑफिशियल्स को कन्विंस किया और प्रेस को अपने फेवर में टर्न कर लिया। ट्रंप प्लाजा लॉन्च होते ही अटलांटिक सिटी की सबसे टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टी बन गई। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और टूरिस्ट्स यहां आने लगे। लेकिन यही शुरुआत थी। ट्रंप ने आगे चलकर ट्रंप कैसल और फिर वर्ल्ड फेमस ट्रंप ताज महल भी बनाया, जो उस समय का सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव कैसीनो प्रोजेक्ट था। अध्याय का सार: बोल्ड विजन ही ऑर्डिनरी बिजनेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। ग्लैमर इंडस्ट्रीज जैसे कैसीनो, एंटरटेनमेंट में ब्रांडिंग और लक्जरी एक्सपीरियंस सबसे बड़ी ताकत है। रिस्क बड़ा होगा तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए। परसिस्टेंस और नेगोशिएशन किसी भी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में एंट्री की कुंजी है। चैप्टर 9 विनफॉल, द बैटल फॉर हिल्टन। इमेजिन कीजिए, अटलांटिक सिटी के कैसीनो इंडस्ट्री में दो बड़े नाम आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिनके पास विजन और डेयरिंग स्ट्रैटेजीज है, और दूसरी तरफ स्टीव विन, एक और प्रसिद्ध कैसीनो डेवलपर जो अपने ग्लैमरस प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। ये स्टोरी है हिल्टन होटल्स और उनकी कैसीनो लाइसेंस की। एक 980S में हिल्टन ने अटलांटिक सिटी में 2 कैसीनोज डेवलप करने का सपना देखा, लेकिन हिल्टन को रेगुलेटरी कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि उन्हें कैसीनो लाइसेंस देने से मना कर दिया गया। अब सवाल यह था, इन अधूरे प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? और यही एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने तुरंत सोचा, यह मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने दोनों अधूरे हिल्टन प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करने का फैसला किया। यह रिस्की था क्योंकि कंस्ट्रक्शन अधूरा था और लाइसेंसिंग इश्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स थे। लेकिन ट्रंप ने देखा, जहां बाकी लोग प्रॉब्लम देखते हैं, मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूं। डील की नेगोशिएशन टफ थी। स्टीव विन भी इस रेस में थे। दोनों चाहते थे कि हिल्टन प्रॉपर्टीज उनके हाथ लगे। ये एक बैटल ऑफ बिलियनियर्स थी। ट्रंप ने अपने चार्म और कनेक्शंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने बैंकर्स और पॉलिटिशियंस को कन्विंस किया कि उनके पास हिल्टन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत है। आखिरकार ट्रंप ने ये डील जीत ली और हिल्टन प्रोजेक्ट्स उनके हाथ आ गए। इन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने अपने नाम से लॉन्च किया, ट्रंप मैरीना और बाद में ट्रंप कैसल। अटलांटिक सिटी में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। पिक्चर दिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप मुस्कुराते हुए कहते हैं, When others fall, that's when I rise। यानी दूसरों की गिरावट मेरे लिए मौके की शुरुआत है। इस बैटल ने ट्रंप की रेपुटेशन को और मजबूत किया कि वो न सिर्फ बिल्डर है, बल्कि फाइटर और स्ट्रैटेजिस्ट भी। अध्याय का सार: कॉम्पिटिटर्स की गिरावट आपके लिए मौका बन सकती है, अगर आप अलर्ट हो। डील्स में स्पीड और डिसाइसिवनेस बहुत मायने रखते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग और पॉलिटिकल लेवरेज टफ नेगोशिएशंस को आपके फेवर में कर सकते हैं। एक ट्रू बिजनेसमैन वही है जो क्राइसिस को भी अपॉर्चुनिटी बना दे। चैप्टर 10 लो रेंट, हाई स्टेक्स, द शोडाउन ऑन सेंट्रल पार्क साउथ। इमेजिन कीजिए, सेंट्रल पार्क साउथ, मैनहट्टन। ये जगह दुनिया की सबसे प्राइम और ग्लैमरस रियल एस्टेट लोकेशंस में से एक है। यहां रहना मतलब स्टेटस, पावर और लक्जरी। लेकिन इसी जगह खड़ी थी कुछ पुरानी रेंट कंट्रोल्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। अब रेंट कंट्रोल्ड अपार्टमेंट्स का मतलब टेनेंट्स सालों से बेहद कम रेंट पर रह रहे थे। लैंडलॉर्ड्स चाहकर भी रेंट बढ़ा नहीं सकते थे। इन अपार्टमेंट्स की वैल्यू पेपर पर तो बहुत थी, लेकिन असल में ओनर्स प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे। और यही डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा, अगर मैं ये बिल्डिंग्स एक्वायर कर लूं और इन्हें लक्जरी कॉन्डोज में बदल दूं, तो ये गोल्ड माइन बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम थी टेनेंट्स। ये लोग बेहद पावरफुल थे, अच्छे लॉज और पॉलिटिकल कनेक्शंस के साथ। उन्होंने साफ कह दिया, हम मूव नहीं करेंगे। ट्रंप जानते थे कि ये एक लंबी लड़ाई होगी। उन्होंने कहा, समटाइम्स द टफेस्ट डील्स आर नॉट अबाउट बिल्डिंग्स, देयर अबाउट पीपल।
नेगोशिएशंस शुरू हुई। टेनेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, ट्रंप के खिलाफ कैंपेन्स चलाने लगे। प्रेस ने इसे डेविड वर्सेस गॉलियत बैटल बना दिया, जहां गरीब टेनेंट्स और रिच डेवलपर आमने सामने थे। ट्रंप ने स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने कुछ टेनेंट्स को बाय आउट ऑफर्स दिए, कैश लो और मूव आउट करो। कुछ ने मान लिया, लेकिन कई लोग डटे रहे। उन्होंने लीगल लूप होल्स तलाशे, लॉयर्स को एंगेज किया और धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड किया। ये फाइट सालों चली, लेकिन ट्रंप कभी पीछे नहीं हटे। उनका बिलीफ था, अगर जीतना है तो पेशेंस और परसिस्टेंस दोनों चाहिए। आखिरकार धीरे धीरे टेनेंट्स निकलने लगे और प्रॉपर्टी ट्रंप के हाथ कंसोलिडेटिंग हो गई। उन्होंने इसे लक्सुरी कॉन्डोज में बदल दिया और सेंट्रल पार्क साउथ का फेस बदल दिया। अध्याय का सार: टफेस्ट नेगोशिएशंस लोगों की इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ी होती है। पेशेंस और परसिस्टेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। हर प्रॉब्लम में लीगल और फाइनेंशियल लूपहोल्स ढूंढना एक स्किल है। जीतने के लिए सिर्फ मनी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और एंड्योरेंस भी जरूरी है। चैप्टर 11, लॉन्ग शॉट, द स्प्रिंग एंड फॉल ऑफ द यूएसएफएल। इमेजिन कीजिए, एक 980S का अमेरिका। फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि नेशनल ऑब्सेशन था। नेशनल फुटबॉल लीग, NFL, मोनोपोली की तरह पूरे देश पर छाई हुई थी। लेकिन उसी वक्त एक नई लीग शुरू हुई, यूनाइटेड स्टेट्स फुटबॉल लीग, USFL। USFL का विजन था NFL का सस्ता और एंटरटेनिंग अल्टरनेटिव बनना। सीजन स्प्रिंग में रखा गया ताकि NFL के फॉल सीजन से टकराव न हो। शुरुआत में ये लीग कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रही। स्टेडियम्स भरे, फैंस एक्साइटेड हुए, और यही डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा, ये मेरा अगला बड़ा खेल हो सकता है। ट्रंप ने न्यू जर्सी जनरल्स नाम की USFL टीम खरीद ली। उनका बिलीफ था, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट हमेशा जीतते हैं, और अगर सही तरीके से चलाया जाए तो ये NFL को भी टक्कर दे सकता है। ट्रंप ने तुरंत बिग मूव्स करना शुरू किया। उन्होंने स्टार प्लेयर्स को साइन किया, हाई सैलरीज ऑफर की और पब्लिसिटी पर जोर दिया। मीडिया में उन्होंने खुद को लीग के फेस की तरह पेश किया। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने पुश किया कि USFL को फॉल सीजन में शिफ्ट होना चाहिए, सीधे NFL के अगेंस्ट। उनका तर्क था, अगर हम NFL को चैलेंज नहीं करेंगे तो हम कभी बड़े नहीं बनेंगे। ये डिसीजन रिस्की था। इन्वेस्टर्स डर गए, लीग ऑफिशियल्स डिवाइडेड हो गए, और फिर आया सबसे बड़ा स्टेप। ट्रंप ने NFL पर लॉसूट ठोक दिया, मोनोपोली के आरोप में। पिक्चर दिस, कोर्टरूम में ट्रंप कॉन्फिडेंट खड़े हैं और कह रहे हैं, वी विल बीट द NFL इन कोर्ट। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जूरी ने USFL को सिर्फ $1 डैमेजेस दिए, सिंबॉलिक, यानी प्रैक्टिकली जीरो विन। USFL कोलैप्स हो गई और ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। ट्रंप ने बाद में कहा, ये मेरी सबसे रिस्की वेंचर्स में से एक थी। कुछ जीते, कुछ हारे जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको दिखाती है कि एम्बिशन कभी कभी रिस्क के साथ गैम्बल बन जाता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट हमें और भी एनर्जी देती है। अध्याय का सार: एम्बिशन जरूरी है, लेकिन ओवर एम्बिशन कभी कभी डाउनफॉल आता है। मोनोपोली इंडस्ट्रीज को चैलेंज करना बेहद कठिन है। कभी कभी हार भी हमें इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है। जीत हमेशा पैसे से नहीं, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग से होती है। चैप्टर 12, आइस कपेड्स, रिबिल्डिंग वॉलमन रिंक। पिक्चर दिस, सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क सिटी। यहां एक सुंदर आइस स्केटिंग रिंक हुआ करता था, वॉलमन रिंक। 1950 में बना यह रिंक न्यूयॉर्क के फैमिलीज और बच्चों के लिए जन्नत जैसा था। लेकिन 1980 तक यह कंप्लीटली टूट चुका था। सिटी गवर्नमेंट ने इसे रिनोवेट करने का काम शुरू किया, लेकिन साल दर साल लाखों डॉलर्स खर्च हुए, फिर भी रिंग बन नहीं पाया। ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और इनएफिशिएंसी ने इसे एक एंडलेस प्रोजेक्ट बना दिया। अब सोचिए, 6 साल से रिंग बंद पड़ा है, टैक्सपेयर्स गुस्से में हैं, लोग परेशान हैं। न्यूज़पेपर इसे गवर्नमेंट फेलियर कहकर हेडलाइंस बना रहे हैं,
और तभी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप लिया। उन्होंने कहा, गिव दिस प्रोजेक्ट टू मी, मैं इसे जल्दी और एफिशिएंटली पूरा कर दूंगा। शुरुआत में लोग हंसे। क्रिटिक्स ने कहा, यह इम्पॉसिबल है, सिटी फेल हो गई तो ट्रंप कैसे कर पाएगा? लेकिन ट्रंप कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया, मैं वॉल्मन रिंग सिर्फ 6 महीने में पूरा कर दूंगा। इमेजिन कीजिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर डोनाल्ड ट्रंप हेलमेट पहने वर्कर्स के बीच खड़े हैं, मीडिया कैमरे चला रही है और वो बोल्ड वॉइस में कहते हैं, वी विल डिलीवर दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड अंडर बजट। ट्रंप ने कैनेडियन इंजीनियर्स को हायर किया जो पहले से आइस रिंग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट थे। उन्होंने वर्कर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप काटकर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पर फोकस किया। रिजल्ट, सिर्फ 4 महीनों में वॉल्मन रिंग पूरा हो गया, बजट से भी कम पैसों में। न्यूयॉर्कर्स स्टन रह गए। न्यूज़पेपर्स ने लिखा, ट्रंप ने वो कर दिखाया जो सिटी गवर्नमेंट 6 साल में नहीं कर पाई। वॉल्मन रिंग का ग्रैंड रीओपनिंग एक फेस्टिवल जैसा था। फैमिलीज, चिल्ड्रन और स्केटर्स खुशी से झूम उठे और डोनाल्ड ट्रंप एक हीरो की तरह खड़े थे। अध्याय का सार, एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन ही असली क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। बोल्ड डेडलाइंस कमिटमेंट को और मीनिंगफुल बना देते हैं। एक्सपर्ट्स की मदद लेने से ईगो कम होती है और काम जल्दी होता है। पब्लिक ट्रस्ट रिजल्ट से बनती है, प्रॉमिसेस से नहीं। चैप्टर 13 कम बैक, अ वेस्ट साइड स्टोरी। इमेजिन कीजिए, मैनहट्टन का वेस्ट साइड, हडसन रिवर के किनारे फैला हुआ एक बड़ा हिस्सा, जिसमें खाली पड़े रेलवे यार्ड्स और रन डाउन वेयरहाउस। किसी को ये जगह अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नजर यहां एक नया शहर बनाने पर थी। पिक्चर दिस, ट्रंप खड़े हैं उस जगह पर जहां सिर्फ जंग लगे ट्रैक्स और धूल भरे गोदाम है, लेकिन उनकी इमेजिनेशन में वहां गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी अपार्टमेंट्स, ऑफिस टावर्स और पार्क्स दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्लान बनाया, टेलीविजन सिटी नाम का एक मैसिव डेवलपमेंट। इसमें वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्काईस्क्रेपर, 150 स्टोरीज, टीवी स्टूडियोज और एक पूरा नया कमर्शियल हब बनना था। ट्रंप ने एनबीसी नेटवर्क से पार्टनरशिप का प्रपोजल रखा। आइडिया था कि एनबीसी अपना हेडक्वार्टर्स वहां शिफ्ट करे। मीडिया ने इसे तुरंत ट्रंप्स बिगेस्ट गैम्बल कहा, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई। कम्युनिटी ग्रुप्स और पॉलिटिशियंस ने इस प्लान का विरोध किया। लोगों का कहना था, यह बहुत बड़ा है, ट्रैफिक बढ़ेगा, स्काईलाइन खराब होगी। प्रेस ने इसे ईगो प्रोजेक्ट कहकर हेडलाइंस बनाई। अब इमेजिन कीजिए, पब्लिक हियरिंग्स में ट्रंप अकेले खड़े हैं और सामने हंड्रेड्स ऑफ एंग्री रेजिडेंट्स चिल्ला रहे हैं, नो टू टेलीविजन सिटी। प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, विजनरीज आर ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड अंटिल दे सक्सीड। नेगोशिएशंस, लॉसूट्स और प्रोटेस्ट्स सालों तक चलते रहे। एनबीसी ने भी अपना इंटरेस्ट खो दिया और प्रोजेक्ट रुक गया, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी हार नहीं माना। उन्होंने कहा, यह जगह अभी सो रही है, लेकिन एक दिन ये जागेगी और पूरी दुनिया देखेगी। सालों बाद यह साइट दूसरे रूप में डेवलप हुई। ट्रंप प्लेस और रिवरसाइड साउथ के नाम से लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बने और इससे साबित हुआ कि ट्रंप का विजन गलत नहीं था, बस उसे समय की जरूरत थी। अध्याय का सार, बड़े विजन हमेशा रेजिस्टेंस फेस करते हैं। पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन्वेस्टर्स को। फेलियर्स टेम्पररी होते हैं, विजन लॉन्ग टर्म होता है। ट्रू कमबैक वही है जब आप अपना ड्रीम जिंदा रखते हैं, चाहे आज पूरा हो या कल। चैप्टर 14, द वीक दैट वॉज, हाउ द डील्स केम आउट। इमेजिन कीजिए, मंडे सुबह डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस डेस्क पर बैठे हैं। फोन की घंटियां लगातार बज रही हैं। हर कॉल एक नए डील से जुड़ी हुई। कभी किसी बैंकर से नेगोशिएशन, कभी किसी लॉयर से लीगल इशू, तो कभी किसी पॉलिटिशियन से अप्रूवल की बात। इस पूरे हफ्ते में ट्रंप की जिंदगी 24/7 हसल मोड में रहती है। एक दिन वो मैनहट्टन के किसी हाई राइज प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ खड़े हैं, डेडलाइंस डिस्कस कर रहे हैं। अगले दिन अटलांटिक सिटी के कैसीनो मैनेजर्स के साथ बैठे हैं,
प्रॉफिट्स और स्ट्रैटेजीज एनालाइज कर रहे हैं। उसी हफ्ते प्रेस के टफ सवालों का जवाब दे रहे हैं, कभी कामली, कभी एग्रेशन के साथ, और शाम को किसी चैरिटी इवेंट या सोशल डिनर में नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। ये चैप्टर दिखाता है कि ट्रंप के लिए बिजनेसमैन होना सिर्फ ऑफिस का काम नहीं है, बल्कि लाइफ का हर पल एक डील है। पिक्चर दिस, रात के 11 बजे ऑफिस में अब भी लाइट्स जल रही है, स्टाफ थक चुका है, लेकिन ट्रंप अब भी एक और डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं, डील्स डोंट स्लीप, सो व्हाई शुड आई। पूरे हफ्ते की हसल के बाद फ्राइडे रात को वो पीछे मुड़कर सोचते हैं, कुछ डील्स सक्सेसफुल रहीं, कुछ अभी पेंडिंग है, और कुछ शायद कभी नहीं होंगी। बट दैट्स ओके, क्योंकि खेल यही है, कीप मूविंग, कीप डीलिंग। ट्रंप इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि सक्सेस का मतलब हर डील जीतना नहीं है। सक्सेस का मतलब है कभी हार को परमानेंट न मानना और हमेशा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना। अध्याय का सार, सक्सेस एक कांस्टेंट हसल है, हर दिन, हर पल। हर डील जीतना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस जरूरी है। नेटवर्किंग, नेगोशिएशन और टाइमिंग बिजनेस और लाइफ दोनों की कीज है। सबसे बड़ा डील वही है, नेवर स्टॉप प्लेइंग द गेम। दोस्तों, आज हमने पूरा सफर तय किया ट्रंप द आर्ट ऑफ द डील का। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर डील छुपी होती है, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। बड़ा सोचो, रिस्क लो और कभी हार मत मानो, यही है असली जीत का रास्ता। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई लिंक से डोनेट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम और भी बेहतरीन लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी आपके तक ला सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ रीडर्स एंड द मंक पर, जहां हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया लाइफ लेसन और आपकी जिंदगी बदलने वाली कहानियां लेकर हम आते हैं। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।